उद्गार पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रजत शर्मा जी का और मंचासीन समस्त अतिथियों का आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और मीडिया कर्मी प्रहरी हैं इस लोकतंत्र के। कोरोना काल में उन्होंने एक योद्धा की तरह अपने दायित्व का निर्वहन किया। नियति के क्रूर हाथों ने उनमें से बहुत सारे हमारे साथियों को हमसे छीन लिया। हम आपके जख्म को नहीं भर सकते, आपने जो खोया उसे लौटा भी नहीं सकते, लेकिन ये विश्वास दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये एक संवेदनशील सरकार है जो प्रतिबद्ध है हर हाल में आपके सपनों को पूरा करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस संवेदनशील सोच का परिचायक है ये आयोजन, जो विश्वास, संवेदनशीलता और अपनेपन से भरा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री रजत शर्मा जी और साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का, इस विश्वास को दिलाने के लिए कि आप सब हमारे साथ हैं। और अब मैं अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी बात कहें। आज इस संवेदना के भावपूर्ण कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मुख्य अतिथि रजत शर्मा जी, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले एक वर्ष से हम सब लोग जो कोरोना की लहर से जूझ रहे हैं, समाज को एक सुरक्षित वातावरण में ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सभी समूहों का, सभी वर्गों का सहयोग लेके जो अभियान चलाया, और आज जहां की देश के कई प्रदेशों में और दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना के बहुत बड़े संख्या में मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक कोरोना के संक्रमण से अब मुक्त है। लेकिन बीमारी अभी, ये वायरस अभी गया नहीं है, सबको सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का सरकार ने प्रयास किया है, और विशेषकर हमारे पत्रकार बंधु जो कि हर प्रकार का जो जोखिम उठाकर जिन्होंने इस दौरान रिपोर्टिंग की और अपने कर्तव्य जो उनका समाचार संकलन के प्रति था उसको पूरा करते हुए हमने बहुत अपने साथियों को खोया भी है। और जो हमारे साथी चले गए वो हम उन्हें लौटा तो नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति, संवेदना और एक साथ सरकार ये आपको संदेश देना चाहती है कि हम सब लोग आपके साथ हैं। सभी परिवारों से सहानुभूति है। और इस क्रम में मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि जब ये इसके नियम बन रहे थे तो उसमें बहुत तरह की नियम सुझावित किए गए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी हमारे पत्रकार हैं, जिस भी श्रेणी के रहे हैं, उसमें सबसे आसान और सरल नियम होने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक अपने साथियों को सहायता पहुंच सके और संवेदना सरकार की पहुंच सके। मैं आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। रजत शर्मा जी जो कि विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं, और ये भी रजत जी भी कोरोना के लहर के बाद आज पहली दफ़ा, और इसी आप सबको, हमको जो एक आप सबके लिए संवेदना का संदेश देने के लिए विशेष रूप से वो दिल्ली से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है
जैसे मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देशित किया कि सबसे आसान नियम होना चाहिए, पत्रकार किसी भी श्रेणी का हो उसको, उसके परिवार को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। आज 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हर परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और रजत शर्मा जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई जाएगी। आज बहुत भावपूर्ण दिन है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो साथी, हम लोगों ने जिन साथियों को खोया है, उनकी स्मृति में हम सब लोग 2 मिनट का मौन भी रखें, ताकि एक संदेश हमारा सबको जाए और उनको आत्मा को शांति के लिए भी हमारी प्रार्थना हो। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर 2 मिनट का मौन सभी लोग। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर सभी हमारे जो पत्रकार संगठन हैं, विशेषकर जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति है, उसके सभी पदाधिकारियों का और जो हमारे अन्य सभी पत्रकार संगठन हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे जो कि हमारी जानकारी में भी नहीं थे, उनके माध्यम से वो हमारी जानकारी में आए। और ऐसा संभव है कि अभी भी कुछ प्रार्थना पत्र हमारे पास देर से आए हों, तो धैर्य रखिए, वो सभी प्रत्येक प्रार्थना पत्र का निस्तारण होगा, सभी को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। मौन ही वो भाषा है जो हमें परम से जोड़ती है, और इसी मौन में हमारी शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं और श्रद्धांजलि शामिल थी। मंच पर आसीन हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, एक जाना माना व्यक्तित्व। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है कि जो आर्थिक सहयोग की राशि का चेक आपको वितरित किया जाएगा, पहले उसे संपन्न कराया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री रजत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो वितरित करें। मैं इन सभी लोगों के नाम दे रही हूं। हमारे परिवार के ही आत्मीयजन गरिमा कुलश्रेष्ठ, उर्मिला चतुर्वेदी, चमन निगम, जुबैदा खातून और राधा अग्रवाल क्रमबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर मंच पर आ जाएं। गरिमा कुलश्रेष्ठ जी हिंदी दैनिक जागरण के प्रतिनिधि श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच नहीं हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्य। ये चेक नहीं है, ये विश्वास है कि हम आपके साथ हैं। उर्मिला चतुर्वेदी, दैनिक जागरण के श्री राकेश चतुर्वेदी जी जो दिवंगत हो गए, उनके लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि का ये चेक। अंग्रेजी दैनिक द पायनियर के श्री अंजनी कुमार निगम जी जो अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार के जन चमन निगम जी। उर्दू दैनिक प्रिंस न्यूज़ के शफीकुर रहमान साहब अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार की सदस्य जुबैदा खातून साहिबा।
वास्तव में राशि कितनी है, 10 लाख राशि, इसका महत्व नहीं, एक संवेदनशील आश्वासन और विश्वास है कि आपके सपनों को पूरा करने में हम आपके साथ हैं। दैनिक जागरण के स्वर्गीय श्री मुन्ना लाल जी के परिवारजन राधा अग्रवाल, स्पष्ट आवाज की श्याम लला सिंह जी के परिवार की राजश्री सिंह जी, हिंदी दैनिक वर्कर्स हेरल्ड के स्वर्गीय श्री आलोक श्रीवास्तव के परिवार की दुर्गा श्रीवास्तव जी, हिंदी दैनिक जागरण के अमी आधार निडर जी के परिवारजन कल्पना श्रीवास्तव जी, $10 लाख का ये चेक सिर्फ धनराशि नहीं, आपके हौसलों को शक्ति देने का प्रयास है। उर्दू दैनिक आग के सैयद हैदर मेहंदर अली साहब के परिवार के जन मुस्तरी बेगम जी, मानव जगत के स्वर्गीय श्री राम भगत जी के परिवार की सदस्य लता वालिया जी, पहले मुस्तरी बेगम जी और उसके बाद लता वालिया जी, दैनिक मैसेज ब्यूरो के शैलेंद्री कटियार जी के परिवारजन श्री राम कुमार सिंह जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी उम्मीद बनना चाहते हैं, आपके हृदय का साहस बनना चाहते हैं और उसी का प्रतीक है ये 10 लाख रुपए की धनराशि। हिंदी साप्ताहिक लालगंज टाइम्स की पुष्पलता शुक्ला के परिवारजन श्री केवल कुमार जी, दैनिक जनप्रिय ललितपुर के राजीव पवैया जी के परिवार की सदस्य नीलू जैन जी, यूएनआई वार्ता लखनऊ के अनिल श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य वंदना श्रीवास्तव जी, ये 2020 में जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा उनके परिवार के सदस्य थे, अब 2021 में जो लोग दिवंगत हुए उनके परिवार के सदस्य, हिंदी साप्ताहिक ऑफ बीट के प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य अंशु श्रीवास्तव जी, बस अपने मन का हौसला बनाए रखें। ये एक संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक दीप रानी जी, हिंदी दैनिक आज के शिवनंदन साहू जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार की सदस्य, हर चेक में छुपी है भावनात्मक सोच, संवेदनशील सोच और एक विश्वास, हम साथ हैं। सच्चिदानंद गुप्ता जी, हिंदी दैनिक हैदरगढ़ की बात की डॉली गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु जोशी जी के परिवार की सदस्य सुनीता जोशी जी, दैनिक जागरण के श्री अंकित शुक्ला जी के परिवार की सदस्य विभा शाश्वत शुक्ला जी, हिंदी साप्ताहिक अवामी तर्जुमान के रफीकुर रहमान रशीदी जी के घर की फरहत राना, हिंदी दैनिक जनमुख के स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा के परिवार जी की सदस्य शशिकला सिन्हा जी,
साप्ताहिक अनुभूति प्रवाह के स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र धीर जी के परिवार के सदस्य अभिनीत सिंह जी, हौसला, उम्मीद, विश्वास और आत्मीयता का परिचय, ये चेक। हिंदी साप्ताहिक पवन प्रवाह के स्वर्गीय श्री पवन मिश्रा जी की परिवार की सदस्य सुधा मिश्रा जी, दैनिक लोक भारती के स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जी के परिवार की रजनी गुप्ता जी, राष्ट्रीय सहारा के स्वर्गीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य ममता श्रीवास्तव जी, उर्दू दैनिक साईं लहर के जनाब मोहम्मद वसीम साहब की परिवार की सदस्य अफसरी बानो, विश्वास रखें, हृदय को संभालें, हम आपके सपनों को टूटने बिखरने नहीं देंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जता रहे हैं। रिपब्लिक भारत के स्वर्गीय कुणाल श्रीवास्तव की परिवार की सदस्य प्रतिमा शुक्ला जी, आप अपने हृदय को संभालें, हम आपके हौसले को कायम रखेंगे। जन संदेश टाइम्स के सलाउद्दीन शेख जी के घर की नाहिद शेख, बहुत ही भावुक पल। हिंदी साप्ताहिक काम किसका की उषा, स्वर्गीय उषा अग्रवाल जी के घर के श्री शिशिर कुमार गुप्ता जी, दैनिक लोक भारती के स्वर्गीय श्री राम नरेश तिवारी जी के घर की सदस्य प्रीति तिवारी जी, दैनिक लखनऊ मेल के स्वर्गीय श्री के सिन्हा जी के पुत्र श्री मोहित सिन्हा जी, हिंदी साप्ताहिक नगर छाया के स्वर्गीय श्री अरुण कुमार पांडे जी के घर की सदस्य ममता पांडे जी, दैनिक अमर उजाला के स्वर्गीय श्री अजय शंकर तिवारी जी के परिवार की प्रिया तिवारी जी, हिंदी दैनिक मान्यवर के स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जायसवाल के परिवार की सदस्य गायत्री देवी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वर्गीय श्री रोहित सरदाना जी की पत्नी श्रीमती प्रमिला दीक्षित जी यहाँ आई नहीं है, लेकिन ये सहयोग राशि उन तक भी पहुँचेगी। हिंदी दैनिक अमृत प्रभात प्रयागराज के स्वर्गीय श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के घर की सदस्य शैल त्रिपाठी जी, हिंदी साप्ताहिक अनुपम बस्ती की श्रीमती सुशीला देवी जी के घर के उनके पुत्र सतीश मानव जी, हिंदुस्तान समाचार के जनाब शफी अहमद साहब के घर की सदस्य सीमा सैफी जी। जानते हैं ये पल बहुत कठिन है, लेकिन उम्मीद, हौसला और विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चेक के साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। प्रतीक समाचार के स्वर्गीय श्री मोहन शुक्ला के परिवार की सदस्य कुमारी एंजल शुक्ला, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्वर्गीय श्री सुभाष मिश्रा के घर की सदस्य संध्या मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री कौशल किशोर जी के घर से कांति शर्मा जी, उर्दू दैनिक अवधनामा के जनाब वकार मेहदी साहब के सुपुत्र सैयद मोहम्मद अर्स,
न्यूज़ एजेंसी के स्वर्गीय श्री अखिलेश कृष्ण मोहन जी के परिवार की सदस्य रीता कृष्ण मोहन जी, न्यूज़ 1 इंडिया चैनल के स्वर्गीय श्री अमरेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी उनके स्थान पर लेंगी। हिंदी दैनिक वहीद भारत टाइम्स के सैयद गुफरान मियाँ के घर से सायमा भी, उर्दू के जमा दोस्त के स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ जी के पुत्र श्री आदर्श कुमार जी, स्वराज्य टाइम्स के स्वर्गीय श्री अजय शर्मा जी की माता श्रीमती मृदु शर्मा जी। हम सब आपके साथ हैं, आपके सपनों को हम मरने नहीं देंगे। विश्वास रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है आपके साथ। हिंदी दैनिक सीधा संवाद के स्वर्गीय श्री रवि प्रकाश अवस्थी जी के लिए रेखा अवस्थी जी, हिंदी दैनिक प्रकाश टाइम्स बस्ती के स्वर्गीय श्री अंकित श्रीवास्तव जी के लिए अलंकृता श्रीवास्तव जी, और अंत में हिंदी दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप के स्वर्गीय श्री राजकिशोर तिवारी जी की ओर से शोभा तिवारी जी। वास्तव में ये चेक नहीं है, बस एक संवेदनशील प्रयास है आपको आश्वस्त करने का कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते, इस संवेदनशील सरकार के रहते आपके सपने टूटने नहीं पाएंगे, आपका हृदय बिखरने नहीं पाएगा। हम साथ साथ चल के आपके सपनों तक आपको पहुंचाएंगे। हम सब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग ये जानते हैं, देखा है विगत वर्षों में कि जब भी कोई बड़ी चुनौती आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। विपत्ति काल में वो सुरक्षा कवच बनकर हमारे आगे खड़े हुए हैं, और आज का ये आयोजन उन्हीं की संवेदनशील सोच का परिणाम है। ये विश्वास कि हम साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने से पहले मंच पर आसीन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के चेयरमैन और एक जानी मानी शख्सियत आदरणीय श्री रजत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस मौके पर अपने दिल के उद्गार हमसे साझा करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, एक भावुक क्षण है। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं उन सब शोक संतप्त परिवारों के प्रति जिन्होंने कोरोना के प्रकोप से अपनों को खोया। श्रद्धांजलि देना चाहता हूं सब पत्रकारों भाइयों और बहनों को जिन्होंने इस कोरोना के काल की वजह से अपनों से इतने दूर हो गए कि हम उन्हें कभी वापस नहीं ला पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने
शोक में डूबे इन परिवार के लोगों की चिंता की, उनके बारे में विचार किया और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे इस नेक काम में शिरकत करने का मौका दिया। असल में जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता। और कोरोना काल के आरंभ से ही ये स्थिति रही। मुझे याद है जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, सब लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन, अखबारों से, ब्रॉडकास्ट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, सब लोग सड़कों पर थे, लोगों को जागरूक करने के काम में लगे थे। वो ऐसा समय था जिसमें लोगों को कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोग जानना चाहते थे घर में बंद क्यों रहना है, मास्क क्यों लगाना है, दूरी क्यों बनाए रखनी है, और लोगों के बीच जाए बगैर ये संभव नहीं था। खतरे का काम था, मुश्किल का काम था, लेकिन पत्रकार मित्रों ने, भाइयों और बहनों ने ये काम बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। उन्होंने अपने परिवारों की चिंता नहीं की, उन परिवारों की चिंता की जो कोरोना से ग्रस्त हो सकते थे, उनको सावधान करने का, जागरूक करने का काम किया। बस ऐसी स्थिति थी जैसे आग का दरिया है और कूद के जाना है। उस समय डॉक्टर्स को भी कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थी। जो पत्रकार बंधु बहनें सड़कों पर थे, लोगों के बीच में थे, उनको प्रोटेक्शन नहीं था। बहुत सारे लोगों के परिवार वाले उन्हें कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने देश की, समाज की परवाह की, अपने कर्तव्य की परवाह की। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब लोगों ने लापरवाही करना शुरू किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते थे, बाजारों में भीड़ देखी, मंडियों में भीड़ देखी। उस समय भी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन लोगों के बीच में गए। ये बहुत खतरे का काम था। उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था, उनका इन्फेक्शन उनके परिवार वालों तक आ सकता था। लेकिन उस समय सबको लगा कि नहीं, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सवाल पूछने के लिए, लोगों को चैलेंज करने के लिए ये काम जरूरी है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों के बीच जब पत्रकार बंधु गए तो उन्हें कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ी, कहीं कहीं पत्थर खाने पड़े। लोग उनसे पूछते थे, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि भीड़ मत लगाइए। लेकिन पूरे देश में, चाहे वो ब्रॉडकास्ट के जर्नलिस्ट हों, चाहे वो प्रिंट के जर्नलिस्ट हों, चाहे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हों, जिसको जहां मौका मिला उन्होंने सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं की, लोगों को समझाने का काम किया, लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। और फिर आप जानते हैं कि ऐसी स्टेज आई जब पूरे देश में हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्यवस्था इतने सारे लोगों को हैंडल करने के सक्षम नहीं थी। लेकिन तो भी जगह जगह प्रशासन ने, और खासतौर में उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा, जिस क्षमता के साथ, जिस शक्ति के साथ उस स्थिति को हैंडल किया, शायद जो नुकसान हुआ बहुत ज्यादा हो सकता था।
लेकिन उस स्थिति में हमारे रिपोर्टर्स ने, कैमरा पर्सन्स ने लोगों के दुख को सरकारों तक पहुंचाया। क्या कमी थी, क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी, उसको लोगों तक पहुंचाया। कई बार तो ऐसी स्थिति थी कि पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को, कैमरा पर्सन्स को पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में जाना पड़ा ताकि हॉस्पिटल के भीतर की क्या हालत है उसके बारे में लोगों को सही जानकारी दे सके। जो लोग कोरोना के मरीज से हॉस्पिटल के अंदर थे, परिवार वाले जा नहीं सकते थे। हमने तो हमेशा अपने देश में ये परंपरा देखी कि कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो 4 लोग, मित्र, परिवार वाले उसके पास जाते हैं, लेकिन ये अजीब परिस्थिति थी। तो परिवार वाले हॉस्पिटल के अंदर कैसी हालत है ये जान पाएं, उनके परिजनों को ट्रीटमेंट ठीक से मिल रहा है उसके बारे में जान पाएं, इसकी जानकारी देने के लिए कैमरामैन, कैमरा पर्सन्स, रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के भीतर गए, स्थिति को बयान किया। ये बहुत खतरे का काम था। और फिर आप जानते हैं ऐसी स्थिति आई जब बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार भाई और बहन वो संक्रमित हुए, उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए। और मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि इतना संक्रमण होने के बाद भी, परिवार वाले परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। और इसी जद्दोजहद में, इसी कर्तव्य को पूरा करने में बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों ने अपनी जान दी। और आज आप में से कुछ यहाँ हैं, मैं आप सबके साथ मिलकर पूरे देश में जो हमारे पत्रकार बंधु भाई हैं जिनके जीवन का नुकसान हुआ है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परिस्थितियां बनती हैं, कैसे मदद मिलती है। जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आई, प्रकोप बहुत ज्यादा था, जब एक एक करके हमारे पत्रकार साथी हॉस्पिटल में जाने लगे, घरों में आइसोलेशन रहना पड़ा क्योंकि वो संक्रमित होने लगे थे, तो हमारी जो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है इसकी मीटिंग में ये कहा कि भाई किसी भी तरह से रिपोर्टर्स को, कैमरा पर्सन्स को जो फील्ड में जाते हैं उनको वैक्सीन दिलवानी चाहिए। उनका वैक्सीनेशन होगा तो ये सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे और परिवार वालों का डर कम से कम निकलेगा। तो मैंने कई मुख्यमंत्रियों से बात की, एक मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन दिलवा देंगे तो हम लगवा देंगे। दूसरों ने कहा कि अगर सिर्फ पत्रकारों को वैक्सीन लगवाएंगे तो बाकी लोग भी इसकी डिमांड करने लगेंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनको संडे का दिन था, मेरे मन में विचार था, मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि हमारे पत्रकार, कैमरा पर्सन्स, रिपोर्टर्स, भाई बहन ये पब्लिक के बीच जाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, उनका जीवन खतरे में है। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि आप उनकी चिंता मत करिए, हम उनकी चिंता करेंगे, हम उनको वैक्सीनेशन दिलवाएंगे। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके नोएडा में पत्रकार बंधुओं के लिए कैंप लगवाया और बहुत स्मूथ ऑपरेशन था। किसी दिन 500, किसी दिन 1000 लोगों को वैक्सीनेशन मिला और करीब 10,000 पत्रकार बंधुओं को, बहनों को और उनके परिवार वालों को वैक्सीनेशन फ्री में मिला। मैं इस सोच के लिए, इस मदद के लिए आज एनबीए की तरफ से, सारे पत्रकार जगत की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद एक और समस्या है, जब हमें ये समाचार मिलने लगे कि बहुत सारे पत्रकार बंधु, बहुत सारी बहनें अपना काम करते हुए ईश्वर के पास चले गए, उनके परिवार
पीछे से अकेले रह गए। ज़्यादातर लोग ऐसे थे, उनके परिवार उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। आप जानते हैं कि जो पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, वो एक धुरी होता है अपने पूरे परिवार की। मेरे मन में एक दिन ये विचार आया कि मैं योगी जी को फोन करूं, उनसे बात करूं कि क्या हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे ये चमत्कार कैसे होता है। मैंने अपना फोन उठाया था फोन मिलाने के लिए, उससे पहले लखनऊ से फोन आया, नब्बी जी ने फोन किया, कहा मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो ऐसे शोक संतप्त परिवार हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं, और जो मैं सोच रहा था वो उन्होंने पहले कर दिया। मुझे लगता है ये कोई दैवी शक्ति है, भगवान की कृपा है। उनके मन में ऐसी भावना उपजी, उन्होंने सब लोगों की मदद करने का फैसला किया। योगी जी, पूरा पत्रकार समाज इसके लिए आपका ऋणी रहेगा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जैसा बार बार कहा गया इस मंच से, ये 10 लाख रुपए की राशि सिर्फ एक सिंबल है, टोकन है भावनाओं का, विश्वास का। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, आगे भी जहां भी जैसे भी मदद कर पाएंगे उसका प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये संकट टला नहीं है, ये लड़ाई अभी जारी है। और उस लड़ाई में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनका संघर्ष भी लगातार जारी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम देश को जगाने का काम करते रहें, अपने इस कर्तव्य में लगे रहें, लोगों को समझाते रहें कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, लोगों को समझाते रहें कि दूरी बनाए रखना क्यों ज़रूरी है, लोगों को समझाते रहें कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, लोगों को बताएं कि वैक्सीन लगवाना सिर्फ इस संक्रमण से बचने के लिए नहीं है, ये देश को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए ज़रूरी है, ये देश के विकास के लिए ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस काम में, हमारे इस संघर्ष में हमें योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रजत शर्मा जी, अपनी हृदय की अनुभूतियों को हमसे साझा करने के लिए और हमारे मीडिया कर्मियों के जीवन के यथार्थ सच को इस कोरोना काल में कैसा रहा हमारे सामने व्यक्त करने के लिए। हमारी पीड़ाओं की चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हर दर्द को समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सपनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसीलिए हम सबको विश्वास है कि उनका होना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के समान है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्य संपादक इंडिया टीवी परम सम्मानीय श्री रजत शर्मा जी, समारोह में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी,
आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों और दिवंगत पत्रकारों से जुड़े हुए हमारे उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं माननीय श्री रजत शर्मा जी का, जिन्होंने आज का अपना समय प्रदेश की राजधानी में आज के इस समारोह के लिए हमें उपलब्ध कराया है। हम सबके लिए यह एक ऐसा क्षण है जब मीडिया जगत से जुड़े हुए उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति जिन्होंने कोरोना कालखंड में समाज के लिए अपनी लेखनी को चलाते चलाते अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें, श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें और परिवारजनों के प्रति एक संबल बनकर के उन सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी संवेदना के दो शब्द कह सकें। आज का इस समारोह इसी बात को लेकर के यहां पर आयोजित हुआ है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है और इसमें कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश या कोई एक देश नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं और उसमें हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तबके के पास अपने अपने लिए सुरक्षा कवच भी है, लेकिन मीडिया से जुड़ा हुआ तबका अगर वह फ्रीक्वेंट आवागमन नहीं करेगा तो समाचारों का कलेक्शन उस रूप में नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब पहले बचाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, प्रारंभ में पहली लहर के दौरान हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, कोटा में और अन्य स्थानों पर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम रहा हो, ये सभी बातें हमारे संज्ञान में तब आती थी जब, क्योंकि एक आम नागरिक तो सामान्य रूप से भयभीत सा था, उसके मन में एक अदृश्य आशंका सी जन्म ले रही थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मीडिया से मिलने वाली कुछ ऐसे समाचार जिनके माध्यम से जो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते थे और फिर उसके अनुरूप हमें रणनीति बनाने में मदद भी करते थे कि नहीं, हमें तत्काल इन लोगों के लिए सहायता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और वह कार्यक्रम चलते चलते जब पहली लहर को हम लोगों ने एक प्रकार से नियंत्रित सा कर दिया, इसी दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। और मैं आभारी हूं सम्मानित श्री रजत शर्मा जी का, जिन्होंने इस बात को कहा
कि वैक्सीनेशन के स्पेशल ड्राइव चल रहे हैं। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से प्रारंभ हो चुके हैं। हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का। अगर मीडिया के लिए भी इस प्रकार की कोई स्पेशल ड्राइव चल सके तो, क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना वॉरियर्स को भी हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार उसके अनुरूप रणनीति भी बना रही है, लेकिन यह लोकतंत्र का जो एक सजग प्रहरी के रूप में मीडिया जगत से जुड़े हुए जो बंधुगण कार्य कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। न पीपी किट है, बहुत सारी जगह ग्लव्स भी नहीं हैं, मास्क का भी कभी कभी अभाव देखने को मिलता है। हर एक घटना या हर एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद सैनिटाइजर मिलेगा ही, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। क्या वैक्सीनेशन का स्पेशल बूथ मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं के लिए स्थापित हो सकते हैं? और मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग चाहेंगे कि नोएडा और लखनऊ में 2 बूथ प्रारंभ हों तो अच्छा रहेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 25,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन इन दोनों बूथों पर उपलब्ध करवाने में, केवल इन 2 बूथों पर, बाकी तो बाद में हर जनपद में हम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ में चले हुए इन 2 बूथ से जो सहायता वहां पर प्रारंभ मिली। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन था, अमूमन उसमें माना जाता था कि 10 लोगों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन उसमें क्षमता क्या होती थी? 11 लोगों की वैक्सीन देने की क्षमता होती थी। एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में मुझसे पूछा कि आखिर वैक्सीन का वेस्टेज कितना है यूपी में। मैंने कहा प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा था, अब घटते घटते हम उसको 2 तक लेके आ गए हैं और हमारा प्रयास है हम इसको और भी नीचे कर लें। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन है, इसमें एक वायल में 10 लोगों को आप वैक्सीन लगाते होंगे, लेकिन इसमें 11 लोगों के लिए वैक्सीन होता है। एक व्यक्ति का वैक्सीन इसमें फिर भी वेस्ट होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा मालूम मुझे जानकारी में नहीं, आप पहली बार मेरी जानकारी में आ रहा है। लेकिन मैं उसी दिन फिर सूचना भवन में गया था और जहां पर मीडिया के लिए स्पेशल बूथ बना हुआ था, तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा कितने लोगों को वैक्सीन लग रहा है? तो मुझे बताया गया कि एक वायल में हम 11 लोगों को वैक्सीन यहां पर दे रहे हैं। यानी मीडिया ने ही वहां पर भी रास्ता दिखाया कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि वास्तव में 11 लोगों का वैक्सीन है तो 11 लोगों को लगे, एक जो हम अभी भी उसको वेस्ट कर देते थे वह भी वेस्ट न हो। और यह हमें यहां देखने को मिला था, क्योंकि वैक्सीन आज भी जरूरत है और व्यापक पैमाने पे, क्योंकि सुरक्षा का कवच यही वैक्सीन दे सकता है। इसने दिया भी। वैक्सीन लेने के बाद कतिपय लोगों में संक्रमण देखने को मिला, लेकिन वह माइल्ड था, बहुत माइल्ड था और अलक्षण युक्त था। बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने में, कल्पना करें कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव जितनी तीव्र थी, अगर हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स वैक्सीनेट नहीं हुए होते, क्या दृश्य होता, किस प्रकार की स्थितियां होती। लेकिन उस संकट और चुनौती के बीच से ही रास्ता निकालना था, और उस संकट और चुनौती के बीच से रास्ता निकालते निकालते हर एक तबके से संवाद बनाते बनाते एक अभियान चला। और इस अभियान का क्रम आज इस रूप में हमारे सामने है कि हम लोग, आप लोगों ने संकट के इस समय में सरकार के सामने तथ्यों को रखने, सही समाचार को पहुंचाने में मदद की, सरकार को उसके अनुरूप रणनीति बनाने में मदद मिली। आज कोरोना लगभग नियंत्रण के नजदीक हम लोग हैं।
लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कब कोरोना किस रूप में आ जाए। जब तक वह इस धरती पर है किसी भी रूप में आ सकता है। कोरोना के इस कालखंड में बहुत सारी चीजें देश के अंदर, दुनिया के अंदर देखने को मिली, और वो चीजें कैसे हम लोग संकट के समय में त्वरित निर्णय लेकर के बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के संवाहक बन सकते हैं। कैसे समयबद्ध ढंग से बनाई गई कोई रणनीति एक बड़ी आबादी को सुरक्षा कवच दे सकती है, और कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। एक नहीं, दो वैक्सीन भारत में, यानी मात्र 9 महीने, कोरोना की आहट के 9वें महीने प्रदेश देश के अंदर वैक्सीन आ चुके थे, और दोनों वैक्सीन सफलतापूर्वक देश के अंदर वर्तमान में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जिस गति से चल रहा है, आने वाले समय में देश की एक बड़ी आबादी को यह एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएगा। लेकिन अनुमान करिए, जब हमारे पास मार्च 2020 में कोविड का पहला मामला आया था, कानपुर में इटली के व्यापारी आए थे और उनके माध्यम से संक्रमण यहां फैला था, और इसके बाद एक आशंका जन्म लेने लग गया क्या होगा, क्योंकि तब हमारे पास सैंपल टेस्टिंग की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं थी। उसके अगले ही दिन नोएडा में भी कुछ मामले आ गए, और फिर क्या होगा, हम लोगों ने सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद उन्हें NIV पुणे हमें भेजना पड़ा था। NIV पुणे से पॉजिटिव की पुष्टि होने के साथ ही हमें अब इनका उपचार कैसे हो, क्योंकि तब होम आइसोलेशन की कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो हमें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें भेजना पड़ा था। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने भी जो हमें सहयोग किया, आज हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित कर चुके हैं। 4 लाख टेस्ट कोविड के प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। देश के अंदर टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, यानी हम लोगों ने लगभग अब तक 6.5 करोड़ से अधिक लोगों के टेस्ट संपन्न किए हैं। बेड्स हमारे पास प्रारंभ में नहीं थे, और जब प्रारंभ में प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कितने ऐसे जनपद होंगे जिसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं है, तो प्रदेश में हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने ICU बेड दिए हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी पूरी करते हुए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं। आपने देखा होगा सेकेंड वेव के दौरान जब दिल्ली के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी हो गई थी, तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये सभी जनपदों में एक बड़ी संख्या में दिल्ली से जुड़े हुए पेशेंट अपना उपचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार यहां से कुछ लोगों ने कहा कि मैंने कहा भी नहीं, आपके पास बेड उपलब्ध है तो हर एक व्यक्ति को उपचार उपलब्ध करवाइए। और उपचार उपलब्ध कराना ये एक मानवीय सेवा है, एक ईश्वरीय सेवा है। उस व्यक्ति को कष्ट जरूर है, लेकिन ये अपना सौभाग्य मानिए कि इसी बहाने आपको ईश्वर एक अवसर दे रहा है सेवा करने का। मित्रों, हम लोगों ने इस दौरान अपने कई साथियों को खोया है, अलग अलग सेक्टर के।
उसमें राजनेता भी हैं, उसमें नौकरशाह भी हैं, उसमें समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियां भी हैं, और उसमें हमारे मीडिया से जुड़े हुए भी विभिन्न तबके से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर, पत्रकार, बहुत सारी जगह संपादक, सह संपादक, अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए बंधुगण भी इसकी चपेट में आए। उन सभी शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनके प्रति संवेदना के साथ सरकार का एक संबल जब खड़ा होता है, समाज उनके साथ जब खड़ा होता है, ये सच है कि हम जो दिवंगत हुए हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी कमी की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन समाज का सपोर्ट उनके लिए एक संबल होता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, चुनौतियों से जूझने के लिए एक प्रेरणा होती है, और उस संबल के रूप में समाज को खड़ा होना होगा, पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। और इसीलिए सरकार ने समय समय पे अलग अलग कार्यक्रम और घोषणाएं भी की, जैसे जो बच्चे अनाथ हो गए थे इस दौरान, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खोया है, लगभग 200 के आसपास ऐसे बच्चे थे, उन बच्चों की व्यवस्था, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, जिन बच्चों ने अपने किसी एक लीगल गार्जियन को खोया है कोरोना के दौरान भी, चाहे वह कोविड हो, नॉन कोविड हो, उन सब के लिए भी सरकार ने एक व्यवस्था प्रारंभ की, और उन सभी लोगों को सहयोग देने के साथ साथ उनकी आगे की व्यवस्था भी सरकार निभा रही है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी सरकार एक नई योजना के साथ आ रही है, और आज यहां पर पत्रकार मित्रों के साथ इस दौरान जिस प्रकार की चीजें घटित हुई, सामान्य जीवन में हम लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे। मीडिया का काम है समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार का ध्यान ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करना, और कार्य मीडिया अपने तरीके से अपनी भाषा में अपने अनुरूप करती है। मैं आभारी हूं माननीय रजत शर्मा जी का कि आज उन्होंने अपना समय दिया है, और मीडिया से जुड़ी हुई उन समस्याओं के बारे में निरंतर उनका सहयोग सरकार को प्राप्त होता है, उनके सुझाव प्राप्त होते रहते हैं कि सरकार को इन सभी संस्थाओं के प्रति किस तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए, बिना किसी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए, अगर हम संवाद के माध्यम से इन समस्याओं के प्रति समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे, तो वास्तव में उसका लाभ समाज के एक अंतिम व्यक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्राप्त होने वाला है, जो एक बहुत तन्मयता के साथ देखता है क्या क्या कोई मेरे लिए भी सोच रहा है। और वह मीडिया भी उसी मीडिया का भी लक्ष्य वही है। हम अपने अपने अलग अलग पक्ष में जब कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं समाज, कहीं न कहीं राष्ट्र हमारी इस ध्येय का हिस्सा होता है और उस अभियान का हिस्सा होता है। और स्वयं सामान्य श्री रजत शर्मा जी ने मीडिया के सामने अपने कुछ मानक और कुछ आदर्श भी गढ़े हैं। वैक्सीनेशन के बाद जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि हम लोगों ने अनाथ बच्चों के बारे में कार्यक्रम संपन्न किए हैं, हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने अलग अलग तबके के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मीडिया के लिए क्या हुआ? तो मेरे सामने वही चर्चा, मैंने कहा भी हम मीडिया से एक संवाद बनाएंगे, पता नहीं मीडिया का रिस्पांस क्या होता है। एक, क्या इसके बारे में हम लोग चर्चा करें? तब मेरे सामने नाम आया, मैंने कहा भी हम लोग सम्मानित श्री रजत शर्मा जी से संवाद बनाएंगे, उनसे एक बार पूछेंगे क्या इसमें हो सकता है। उन्होंने कहा देखिए ये संकट का समय है और इस समय हमें खड़ा होना चाहिए
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी अन्य मतभेदों से ऊपर उठ करके यह समय खड़ा होने का है। और फिर समय तय हुआ। आज उन्होंने अपना समय दिया यहां पर। आज वे यहां पर उपस्थित, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। और मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में हमेशा रहेगी। बहुत सारी स्कीम है जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में और प्रत्येक तबके के नागरिकों को संबल प्रदान करने में सहभागी बनेंगे। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माओं को अपनी सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने एक और संबल दिया चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने के लिए। सचमुच हम सब आभारी हैं अपने सभी आत्मीयजनों के जो हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। अंत में हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। नमस्कार। पिछला कुछ समय हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही कठिन समय रहा है। हम सब लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। हम सब लोगों ने, कई लोगों ने अपनों को खोया है, अपने निकट परिजनों को खोया है। उन सभी लोगों के प्रति हमारे हृदय में पीड़ा है, संवेदना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सेवा का जो संकल्प लिया और जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से डट करके जो कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है इस प्रदेश में, इससे हम और आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो गांव का किसान है, चाहे वो श्रमिक है जो दूसरे प्रदेश से आ रहा है, चाहे वो निराश्रित बच्चा है, चाहे गांव की महिलाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट्स हैं, हर वर्ग के प्रति उन्होंने चिंता की और उन्होंने उस वर्ग की तरफ एक मदद के हाथ बढ़ाने की कोशिश की। एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ कोरोना की लड़ाई को अंतिम रूप दिया गया और आज उसी लड़ाई का परिणाम है कि प्रदेश हमारा, दुनिया के बहुत सारे देश जो हमारे प्रदेश के करीब करीब बराबर हैं, वहाँ की स्थिति क्या है और आज इस प्रदेश की स्थिति कहाँ क्या है, जहाँ हम लगभग अपनी लड़ाई की जीत के पास पहुँच चुके हैं। तो ये उनके संकल्प और उनकी प्रेरणा का ये परिणाम है कि आज हम इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। और जिन पत्रकारों को हमने खोया है उनके प्रति सरकार ने एक मदद के हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। मैं इस प्रेरणा के लिए और इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से, सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार की घड़ी इस क्रम में मैं आदरणीय श्री रजत शर्मा जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और देश के बहुत ही बड़े मीडिया पर्सनालिटी हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि उनके भी हृदय में अपने पत्रकार साथियों के लिए कितनी पीड़ा है और कितनी संवेदना है। वो जैसा कि सहगल सर ने बताया आपको कि बहुत कम इस कोरोना के दौरान निकलते थे, आज पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में यहाँ हमारे निमंत्रण पे आए हैं और उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा तो बढ़ी है और साथ में ये इस बात को भी दर्शाता है कि इस कोरोना की लड़ाई में चाहे हम पत्रकार हों, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो और सरकार है, हम सब लोगों को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। आपका मैं पुनः इस उपस्थिति के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ उन परिवारों का जो इस संकट की घड़ी में भी, दुख के क्षण में भी आप हमारे बुलावे पे आप यहाँ आए
ये सरकार ने जो मदद कहाँ बढ़ाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में और भी बताया, आपको आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भी हम सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय मुख्य सचिव महोदय का, माननीय अपर मुख्य सचिव गृह महोदय का, माननीय अपर मुख्य सचिव सूचना महोदय का कि उनकी गरिमा एवं उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने सूचना निदेशक जी का और हमारे तीनों सम्मानित मीडिया सलाहकार जी का, जिलाधिकारी लखनऊ का, और अंत में जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनके प्रतिनिधि जो हमारे राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के माननीय सदस्यगण हैं, अन्य सभी जो संगठन जो पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं। उन सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आयोजन अब संपन्न होता है। बस एक अनुरोध है आप सभी से कि यहाँ से जाएं तो एक विश्वास लेकर जाएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, लंच पैकेट्स बाहर हैं, उसे